अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे सारे के सारे, और आप हज़रात ने अपने होमवर्क भी किए होंगे। तो आज जो है हम साउंड आइडियोलॉजी पर डिस्कशन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम उस सवाल का जवाब दें कि वाई डू वी एग्जिस्ट। ये जो सेशन है ये बहुत ही अहम सेशन है आज का सेशन, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उमर मलिक साहब, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद फरमाए, मेरी, कि मैं बात कर सकूं और आपकी कि आप समझ सकें। तो इसमें पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ कराऊंगा, जो क्योंकि इसमें कुछ साइंटिफिक डिस्कशन होगी, तो थोड़ा सा साइंस का मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। मेरी राय ये होगी कि आप पेपर और पेन के साथ बैठें और बहुत केयरफुली नोट करें चीज़ें। मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी इंशाअल्लाह। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती या कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आपने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे अपना मैसेज करना है, एंड आई विल मेक श्योर कि या तो मैं समझा दूँ या मेरे असातिज़ा कराम से दरख्वास्त करूँ वो आपको समझा दें। क्योंकि ये वो डिस्कशन है कि इसके अंदर कंफ्यूजन इज़ नॉट अलाउड, यानी मतलब हम वी कैन नॉट लिव विद कंफ्यूजन, क्योंकि इसी की बेसिस पे हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें ड्रॉ करते हैं। इसलिए जो है ना, बहुत ही एहतियात से सुनना है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, जंप टू कंक्लूजन ना करें। तो ये है इस सेशन का हॉलमार्क। अच्छा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ठहर ठहर कर अपने अल्फाज बहुत केयरफुली चुनूँ, और हम रश भी नहीं करेंगे। अगर आज ख़त्म हो गया तो ठीक है, वरना हम अगले दिन पे ले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहले मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है, इसलिए कि ताकि आप समझ सकें कि मैं किस एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। तो मैंने मैट्रिक किया एबटाबाद पब्लिक स्कूल से, जो कि बोर्डिंग स्कूल है एबटाबाद में। उससे पहले हमारे वाले साहब सिटी बैंक में थे, तो हम मुख्तलिफ़ ममालिक में रहे, हम मुख्तलिफ़ शहरों में रहे। तो लाहौर में भी हम रहे, वहीं हमारे वालिदैन की शादी भी हुई थी। फिर हम फ़िलिपींस में रहे, फिर हम कराची आ गए, वापस लाहौर आए, फिर कराची चले गए। फिर हमारे वाले साहब की पोस्टिंग यमन हो गई, वहाँ रहे। फिर हम सऊदी अरेबिया में रहे। तो 8th क्लास में आने तक मेरे ख्याल से मैं 8 स्कूल बदल चुका था। तो इन स्कूल्स में जो है हमें एक्सपीरियंस मिला। कराची में फॉर एग्ज़ाम्पल पीएफ मॉडल स्कूल में भी हमने पढ़ाई की, बीवीएस में भी पढ़ाई करने का मौका मिल गया। हमें स्मॉल स्कूल जो होते हैं मोहल्ले के, उसमें भी पढ़ाई करने का मौका मिला। फिर अमेरिकन स्कूल में भी हमें मौका मिल गया। फिर हमें उर्दू मीडियम में भी पढ़ने का मौका मिला। यानी 1.5 साल तो मैंने हिसाब यानी मैथमेटिक्स उर्दू में हर चीज़ पढ़ी है ना। यानी अलिफ जमा बे ज़रब अलिफ मनफी बे बराबर है अलिफ की ताकत 2 मनफी बे की ताकत 2। यानी इस तरह से हमने उर्दू में पढ़ा है। हमने आदे आज़म निकाला है, हमने ज़ुल्फ़िकर निकाला है, एंड सो ऑन। जब मैंने मैट्रिक किया अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद पब्लिक स्कूल से, तो उस ज़माने में NWFP जो आज KPK है, उसका एक बोर्ड होता था। तो उस बोर्ड में मेरी अल्लाह के फजल से 5th पोजीशन आई बोर्ड में। और फिर जब मैंने FSC किया तो मेरी बोर्ड में 2nd पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अल्लाह के फजल से हमें जो है गवर्नर साहब से सिल्वर मेडल मिला, और जो हमारे उस ज़माने में प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, ज़ियाउल हक साहब, उनसे हमें गोल्ड मेडल भी मिला, और मैट्रिक से मुझे फेडरल और प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसका फ़ायदा ये हुआ, बोर्ड ने पोजीशन का फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान में जितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ थी उस ज़माने में, वहाँ एक ट्रेडिशन था कि जिनकी बोर्ड में पोजीशन आती थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन्हें वो यूनिवर्सिटीज़ इनवाइट करती थी टू कम एंड स्टडी। तो एडमिशन्स आसान हो गए। मैं कराची आ गया, और कराची में मैंने NED यूनिवर्सिटी से शुरू किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और 4 सेमेस्टर्स मैंने NED में कंप्लीट किए, और NED में भी मेरी पोजीशंस होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का चले गए, और असल में ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लगता बताते हुए, आई डोंट लाइक इट, लेकिन ये वाला डिस्कशन ऐसा है कि यहाँ बैकग्राउंड बताना पड़ता है, तो उससे ज़्यादा लोग बेहतर समझते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ। जब मैं US गया था तो मेरा इरादा PhD करने का था, इसीलिए वहाँ भी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और ग्रेजुएशन से पहले ही मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ग्रुप में मिल गया मौका रिसर्च करने का, और मेरा पहला प्रोजेक्ट जो था मुझे याद है वो था फाइंडिंग साउंड वेलोसिटी इन डायमंड, यानी डायमंड के अंदर साउंड वेलोसिटी मालूम करना। और उस प्रोजेक्ट में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, हो नहीं पा रहा था। एक लंबी कहानी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ज़रिया बनाया कि वो हमसे वो काम हो गया, जिसकी वजह से हमारी डिपार्टमेंट में बात मशहूर हो गई कि यार ये रिसर्च में अच्छे हैं मौलवी साहब। तो उसके बाद और प्रोजेक्ट्स पे काम किया। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की तो फिर मुझे ऑफ़र हो गई US नेवी के साथ, तो उनके प्रोजेक्ट्स पे काम किया। फिर US एयरफोर्स के प्रोजेक्ट्स पे काम किया, और मेरा एरिया है ऑल्टरनेट सेमीकंडक्टर्स के। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इसी तरह से और मटेरियल्स भी सेमीकंडक्टर्स हैं, तो उन मटेरियल्स के ऊपर मेरा काम है। कुछ काम हमारा पब्लिश भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो टेक्निकली तो मैं साइंटिस्ट हूँ, और फिर पाकिस्तान न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे, उनके साथ बातचीत हुई, मेरा पेपर उन्होंने देखा, फिर मुझे इनविटेशन आई, और मैंने फिर एक दिन गुजारा नीलोर न्यूक्लियर रिएक्टर पर गुजारा, क्योंकि मेरा एरिया जो है वो और ये जो है ना आपका न्यूक्लियर साइंस काफ़ी मिलते जुलते एरियाज़ हैं हमारे। और मैंने वहाँ हमारे न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट थे उनके पेपर्स देखे जो पब्लिश हुए थे, और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। उन्होंने एक जुमला मुझे कहा था, उन्होंने कहा था कि सुलेमान साहब हमने आपको इसलिए इनवाइट किया है कि लोग हमारे काम को अप्रिशिएट नहीं करते, शायद आप हमारे काम को अप्रिशिएट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अप्रिशिएट मैंने किया, और वाकई हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत एडवांस प्रोग्राम है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा एक टेक्निकल बैकग्राउंड है। तो जो मैं कुछ चंद बातें करूँगा, मैं उस बैकग्राउंड के बेसिस पे आपसे करना चाहता हूँ। आई एम श्योर बहुत से हमारे यहाँ इंजीनियर्स भी हैं इस ग्रुप के अंदर जो सुन रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हैं, उलमा कराम भी हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है। आई एम वेरी लकी, अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि हमारी फील्ड जो थी जिसमें मैंने काम किया है, उसमें जो दुनिया के सम ऑफ द टॉप साइंटिस्ट थे उस ज़माने में, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, और जो वेस्टर्न साइंटिफिक कम्युनिटी है वो कैसे ऑपरेट करती है उसको हमने सीखा, और इनके अंदर जो कमज़ोरियां हैं उसका भी ज़रा हमें पता चला कि बड़े मसाइल भी हैं वेस्टर्न साइंस के अंदर। इसीलिए जब ये कोरोना वायरस का हंगामा हुआ तो फिर कुछ डॉक्टर हजरात ने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने
कुछ रिसर्च करके बताया कि जी ये मैं समझता हूँ ऐसा है कोरोना वायरस का, क्योंकि जो रिसर्च का प्रोसेस होता है वो तो सब एक ही तरह से होता है, और फिर टेक्निकल जो टेक्स्ट हैं उनको पढ़ना या उनको एनालाइज करना, वो हमारी ट्रेनिंग होती है उसके अंदर पहले से ना। तो ये है मेरा बैकग्राउंड। हैविंग सेड दिस, चंद बातें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप समझें, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि इन चीज़ों की कंफ्यूजन की वजह से बहुत लोग परेशान होते हैं। इसलिए मैं ये बिलीव करने लगा हूँ कि हमारे मदारिस के अंदर भी एक फाउंडेशनल फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, बहुत ज़्यादा एडवांस ना हो, लेकिन फाउंडेशनल नॉलेज होनी चाहिए, करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। उससे ये होगा कि उससे जो हमारे उलमा कराम हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकेंगे लोगों के साथ। ये मकसद है, यानी उनका जो काम है आसान होगा। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा कि जी वो करिकुलम बदल दें, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं इतना चाहता हूँ कि इतनी चीज़ें ऐड हो जाएं ताकि हमारे उलमा कराम, जो हमारे फ़ुक़हा हैं, वो लोग बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकेंगे। एनीवे, आइए अब हम शुरू करते हैं। पहली बात जो है उसको समझिएगा कि अच्छा, अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि मैं आपको बिल्कुल जो फंडामेंटल फाउंडेशनल चीज़ें बताऊंगा जिससे हमारा काम हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्सिटी में जाना है तो फिर आप अलग से मुझसे मिल लीजिएगा, फिर हम फिलोसॉफिकल डिस्कशंस भी कर सकते हैं, टाइम हो तो। लेकिन बेसिक चीज़ जो है जिसको हम कहते हैं द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस है, और मुझे कोई इशू नहीं है साइंटिफिक मेथड से। बहुत कॉमन सेंसिकल सी चीज़ है। साइंस की बहुत सी चीज़ें हो सकता है पूरी तरह से साइंटिफिक मेथड पे ना भी आती हों, तो प्लीज़ साइंस को और साइंटिफिक मेथड को कंफ्यूज ना करें। साइंटिफिक मेथड क्या है बेसिकली कि उसमें जो है ना 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जो होती है उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि आप कोई चीज़ देखते हैं और आप कोई चीज़ आलमज़ेब साहब ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑब्ज़र्व किया कि रोज़ाना सुबह जो है ना चिड़ियाँ चहचहाती हैं, ठीक है, दैट्स एन ऑब्जर्वेशन। दूसरे दिन ऑब्ज़र्व किया, फिर चिड़ियाँ चहचहाती हैं। फिर आपने ऑब्ज़र्व किया कि हर इतवार को नहीं चहचहाती हैं, ये एक और ऑब्जर्वेशन हो गई, है ना। अब होता क्या है कि अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर कोई पैटर्न हो कंसिस्टेंट, या कोई चीज़ यूनिक हो, तो अब आपके जहन में ख्याल आता है कि यार ऐसा क्यों है, ये चिड़ियाँ जो है वो क्यों नहीं चहचहाती संडे को यार, है ना। क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि जब भी कोई चीज़ देखेगा उसके जहन में क्वेश्चन पैदा होगा, ये अल्लाह ने रखा है। तो जब आप उस ऑब्जर्वेशन के लिए कोई जवाब ढूंढते हैं उसको कहा जाता है हाइपोथेसिस, कि ये आपका हाइपोथेसिस है, ठीक है। एक और सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज़ करें कि आपने ऑब्ज़र्व किया कि गिलगित के एक साहब हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी आंखें पिंक हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन हो गई। सबकी आंखें ब्राउन हैं, ब्लैक हैं, ग्रीन है, पिंक आंखें। आप गए एक और जगह पे तो देखा कि एक और की आंखें भी पिंक हैं, वो भी गिलगित से है। तीसरा बंदा गिलगित से, उसकी आंखें पिंक हैं। एक और गिलगित का बंदा, उसकी आंखें पिंक हैं। जब आपने चंद गिलगित के लोगों को देखा तो उनकी आंखें पिंक निकली, तब आपके जहन में एक हाइपोथेसिस होगा कि यार गिलगित के जो लोग हैं ना उनकी आंखें पिंक होती हैं।
इट्स कॉल्ड हाइपोथेसिस। वाओ। लेकिन मसला क्या है कि क्या चंद लोगों की आंखें पिंक होने से इसका मतलब है कि क्या सब गिलगित के लोगों की आंखें पिंक होती हैं? वी कैन नॉट से दैट, वी कैन नॉट जनरलाइज, हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे अच्छा जनाब यार थोड़ा सा तहकीक कर लेते हैं यार, लेट्स वर्क ऑन इट। तो आपने क्या किया, कराची में जितने गिलगित के लोग थे, पता चला कि 300 थे, वो 300 लोगों को आपने जमा कर लिया और मेरी आवाज़ आ रही है हजरात वाला? अच्छा, तो उनको सबको जमा कर लिया और जमा करके आपने देखा, और आपने देखा अच्छा पिंक, ओ माय गॉड, पिंक 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 पिंक। आपने कहा वाह, वो जो 250 बंदे थे सबकी आंखें पिंक हुई हैं यार, वाह। इसको हम कहते हैं थ्योरी। यानी अब कुछ रिसर्च, कुछ फैक्ट्स सपोर्ट कर रहे हैं उस हाइपोथेसिस को, ये थ्योरी हो गई। लेकिन इशू क्या है समीर अहमद खान साहब कि ये जो थ्योरी है ना, ये लॉ नहीं है बनेगी, अभी ये फैक्ट नहीं बनेगा जब तक कि कहते हैं ना कि हर एंगल से प्रूफ हो जाए। 100% जब तक प्रूफ ना हो जाए ये नहीं हो सकता। तो अब मैं कहूँगा ठीक है भाई, मैं इस थ्योरी को प्रूफ करने निकलूँगा। मैं फ़्लाइट लेता हूँ, इस्लामाबाद जाता हूँ, इस्लामाबाद से फ़्लाइट है गिलगित की, मैं गिलगित लैंड करता हूँ, बहुत क्यूट सा एयरपोर्ट है माशाल्लाह। वहाँ जब जाता हूँ तो पता चलता है कि वहाँ तो किसी की आंखें पिंक हैं ही नहीं। अब मैं वहाँ पूछता हूँ कि यार ये क्या चक्कर है भाई, कराची में तो जितने वो हैं आपके गिलगित के लोग, उनकी आंखें पिंक पिंक हैं, तो आपकी आंखें पिंक नहीं हैं। तो वो लोग बताते हैं कि भाई हमारे जो बादशाह सलामत हैं वो ये कहते हैं कि पिंक आंखें मनहूस होती हैं, तो उन्होंने जो है ना सारी पिंक आंखों वालों को कराची डिपोर्ट कर दिया है। चलो भाई, थ्योरी गलत हो गई। हाँ, और अगर आप गए गिलगित और वहाँ सबकी आंखें पिंक निकली तो फिर थ्योरी सही हो गई कि गिलगित वालों की आंखें पिंक होती हैं। तो 4 चीज़ें आ गई, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ या फैक्ट। अब जो हमारे से गलतियां हो रही हैं मैं बता देता हूँ। चूँकि हमें ये इस तरह से ट्रेन नहीं किया गया, हमारे करिकुलम के अंदर बहुत खामियां हैं, हमारी स्टडीज़ के अंदर खामी आ गई, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बिलीव किसे कहते हैं, कि जिस चीज़ के ऊपर आपका यकीन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल चंद लोगों का बिलीफ ये है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काटेगी ना तो कुछ होगा बुरा होगा। कुछ लोगों का बिलीफ है, मुझे याद है जब छोटा था तो हमारे ख़ानदान में कहा जाता था कि अगर चलते हुए आपकी चप्पल दूसरी चप्पल के ऊपर आ गई ना, इसका मतलब कि आपका सफ़र होने वाला है। वाह, समझे ना। अच्छा, कलर कहार में वो मुर्गे हैं जो उनको पकड़ेगा वो अंधा हो जाएगा, ये बिलीव है लोगों का। सही है, तो लोग हर तरह के बिलीव्स हैं। अच्छा, हमारा ये भी बिलीव है कि यूएस है एक मुल्क, हमारा बिलीव है कि रशिया एक मुल्क है, ये सब बिलीव्स हैं। लेकिन इशू क्या है, इशू ये कि चंद लोगों का बिलीव सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है। उन्होंने कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर ली, उनका बिलीव बन गया। अब वो एक दफ़ा एक मेरे ख्याल से फ्रेंच खातून थी या इटालियन थी, कोई यूरोपियन खातून थी, वो हमारी ट्रेनिंग में आई दुबई में।
मैंने पता नहीं गलती से, मुझे कहना नहीं चाहिए था शायद, अब मैंने ऐसी बातों बातों में कह दिया कि कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि टॉल मैन आर डिसलॉयल। तो उसने कहा कि हाँ इट्स ट्रू। अच्छा, उसने मुझसे बहस शुरू कर दी। मैंने कहा भाई हाउ कैन दिस बी ट्रू। अच्छा, अब मुझे तो परेशानी अपने पे हो गई ना। मैंने कहा यार, अब उस कमरे में हम तो टॉल से थे। मैंने कहा अब मैं उसको बोलूँ मैं तो डिसलॉयल नहीं हूँ, ये कैसे बोलूँ। मैं उसको बोली कैसे हो सकता है, मतलब कुछ होंगे। कहती नहीं, इट इज़ ट्रू, टॉल मैन आर डिसलॉयल। मैं कहा हाउ डू यू नो। तो उसने बड़ी मज़े की बात कही। उसने कहा दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि उसका ये ऑब्जर्वेशन है। उसने अपने ऑब्जर्वेशन पे एक यकीन बना लिया, एक बिलीव बना लिया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जिस शख्स का बिलीव ऑब्जर्वेशन में बनेगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे, मियर ऑब्जर्वेशन, तो इट्स डेंजरस। क्योंकि हो सकता है कि वो एक ऑब्जर्वेशन सफिशेंट हो बिलीफ के लिए ना, मुमकिन है, और हो सकता है वो एक ऑब्जर्वेशन सफिशेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ये कहना कि ऑल टॉल मैन आर डिसलॉयल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं हूँ, अल्लाह के फजल से डिसलॉयल होते हैं, ये तो एक या दो ऑब्जर्वेशन से तो ये सेटल नहीं हो सकता ना। हाँ जी, आप गए, आपने देखा कि मोहल्ले के अंदर दूध की दुकान खुल गई है। अब आप कहते हैं भाई दूध की दुकान खुल गई है, मेरा बिलीफ है दूध की दुकान खुल गई है, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि वन ऑब्जर्वेशन सफिशिएंट, बट आर ऑल ऑब्जर्वेशन सफिशिएंट? मे बी नॉट। दूसरा क्या होता है, हाइपोथेसिस को बिलीव समझ लेते हैं। ये जो आजकल चल रहा है ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, यानी मैं मतलब मुझे दुख होता है। मुझे इसमें दुख नहीं होता कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ गई, वो तो आती रहती हैं। मुझे दुख इस बात पे होता है कि जो लोग वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करते हैं, कर रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना यार, वो पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई। पढ़े लिखे शख्स को, जिसके अंदर नॉलेज है, उसको तो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि जी ये तो वेस्ट का वो है कि जी कोरोना वायरस के ज़रिए से हम मसाजिद को बंद कर देंगे, ये उनकी साजिश है, कुफार की साजिश है। अच्छा, हो सकता हो साजिश, कुफार की तो साजिशें बहुत होती हैं, लेकिन इसको आप कहते हैं कुफार की साजिश है, या क्या ये ऑब्जर्वेशन है, या हाइपोथेसिस है, या थ्योरी है, या फैक्ट है? क्या है ये? क्या आपने ये कहा कि ये साजिश है, तो क्या था आपके पास? ये आपका हाइपोथेसिस था, आपने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि कोरोना वायरस आया, मसाजिद जो है वो बंद की गई, तो चूँकि कोरोना वायरस आया है, मसाजिद बंद हो गई, और ये वायरस चाइना से आया है, और ये इटली में चला गया था, ये तो कहीं बाहर से आया है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ये चाहता था कि मसाजिद बंद हो जाएं, तो उन्होंने कोरोना वायरस भेजा। ये तो हाइपोथेसिस है ना। क्या आपने हाइपोथेसिस को के ऊपर बिलीव कर लिया, या आपने इस पर कोई रिसर्च की, कोई पेपर्स मिले जिसके अंदर जो है, अब किसने किया होगा, सपोज़ करें अब कौन है हमारे दुश्मन, कुफार में दुश्मन कौन है? अब कहेंगे भाई ब्रिटिश हैं, फ्रेंच हैं, अमेरिकन हैं, या यहूदी, तो ज़ाहिर बात है हर मसले के पीछे बहुत दफ़ा हो सकते हों, तो यहूदी हैं, इजरायलीज़ हैं। तो क्या कोई पेपर्स मिल गया कि ये हमने प्लान किया था, ऐसा होगा, हम डालेंगे वायरस तो लोग जो मस्जिद नहीं जा सकेंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी? क्या कोई थ्योरी है? अच्छा जी,
हाँ थ्योरी है। अच्छा चलो, ये जो थ्योरी है क्या ये प्रूवन है, क्या ये फैक्ट है, क्या वाकई ऐसे ही हुआ है, क्या हमारे पास कोई शवाहिद हैं, हमारे पास कोई एविडेंसेस हैं, हमारे पास कोई प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है? नहीं है। अगर मैं तो इस चक्कर में बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। मैंने बहुत बहस कर ली कोरोना पर, तब मेरा हो गया काम माशाल्लाह। जो करना था मैंने कर लिया। अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला से मुझे बड़ी उम्मीद है कि मुझे अल्लाह ताला अजर अता फरमा देंगे। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने एक पढ़े लिखे शख्स होने की वजह से ये कहा, तो आपकी बात का मुझे सिर्फ बता दें कि क्या था बिलीफ। ऑब्जर्वेशन था, हाइपोथेसिस था, थ्योरी था, या लॉ एंड फैक्ट था? लेकिन अगर तो ये नहीं था, थ्योरी भी नहीं थी और फैक्ट भी नहीं था, और हमने इसको फैलाया लोगों में, तो ये इंतहाई दर्जे की जहालत, इंतहाई दर्जे का जुल्म है। पहले लोग परेशान हैं, पहले लोग कंफ्यूज्ड हैं, अब पढ़े लिखे लोग जो है वो भी ऐसे काम करेंगे तो दुख होगा। बस इंसान का दिल चाहता है खून के आंसू रोएं। ठीक है ना। अब एक कमेंट है डार्विन खुद बजाते खुद ये कहता है कि ये जो एवोल्यूशन की जो है मेरा आइडिया, इट्स अ थ्योरी। वो खुद थ्योरी कह रहा है, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जिस चीज़ को वो खुद थ्योरी कह रहा है, हम पता नहीं क्यों परेशान है। वो तो लॉ तो है ही नहीं ना। एक बहुत बेहतरीन ऑथर है, उसका नाम है जॉन टेलर गैटो, और जो कि बहुत कहते हैं ना कि काफ़ी अवार्ड्स उसको मिले हैं एज एकेडमिक इन न्यूयॉर्क स्टेट। वो टीचर रहा है बहुत सालों तक। उसने किताब लिखी है डमिंग अस डाउन। उसमें ये लिखा उसने, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि वी आर फोर्स टू टीच द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एज ए फैक्ट। हम बच्चों को ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये थ्योरी है, बल्कि हम उसको फैक्ट बना के पढ़ाने के लिए हमें फोर्स किया जाता है स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर। सही कह रहा है वो, ठीक है ना। अच्छा जनाब, अब जो हम कहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी, ये कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स। अब सेट ऑफ बिलीफ्स जो हमारे पास हैं, क्या वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हैं, हाइपोथेसिस के बेसिस पे हैं, थ्योरी के बेसिस पे हैं, या वो लॉ है, फैक्ट है? क्या उनके पीछे कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है? मसलन मैं कहता हूँ कि जी एक शहर में गया, चेचनिया में एक शहर में गया था, एक शहर में, उसका नाम था विदनो। उस ज़माने जंग चल रही थी। अब ये छोटा सा शहर है, छोटा सा पहाड़ों में, और ये उनका जो है ना हेड क्वार्टर्स होता था रेजिस्टेंस टू द रशियंस का, चेचन मुजाहिदीन का, ये चेचन आर्मी का ये हेड क्वार्टर्स था। विदनो है छोटा सा टाउन। अब मैं ये नहीं समझता, शायद हो सकता है आप में से शायद एक दो लोग ही शायद जानते हो इस शहर का नाम या सुना हो। अब मैं वहाँ गया हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यार पता है एक शहर है चेचनिया में, उसका नाम है विदनो। तो सामने वाला कह सकता है अच्छा यू बिलीव दैट, जी मैं, मुझे यकीन है। अब क्या एविडेंस है, क्या बुरहान, यानी क्लियर एविडेंस? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपना एविडेंस लाओ। तो मैं कहूँगा देखें मैं बताता हूँ एविडेंस। ये देखें, आप जाएं गूगल मैप के ऊपर, ये नज़र आएगा शहर।
अब ये तो नहीं हो सकता कि गूगल मैप जो है वो तमाम दुनिया के तो शहर सही बता रहा हो, एक विदिनों का सही नहीं बता रहा हो, तो इसका मतलब है कि दिस इज एन एविडेंस, ये एक प्रूफ है। और बताता हूँ, ये दो दोस्त हैं मेरे कराची के अंदर, ये उनका नंबर है, उन्हें कॉल करें, ये लोग भी गए थे विदिनों, इन्हें फ़ोन करें, दो लोग कहेंगे जी जी बिल्कुल हम गए थे, वहाँ एक शहर है विदिनों, बिल्कुल पहाड़ों में है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ी ग्रीनरी है, और रशियंस के ज़माने में वहाँ जंग हुई। ठग दूसरे को कॉल किया, हाँ जी मैं भी गया था बेदिनों, ज़बरदस्त। अब आपके पास प्रूफ आ रहा है ना, आप गूगल से प्रूफ कर रहे हैं, अब लोगों के शवाहिद लोग बता रहे हैं, ये भी एक एविडेंस है, सही है ना, ये भी एक एविडेंस है, ठीक है। एविडेंस का मतलब ये नहीं है कि जिसको आप टच कर सकें, जिसको आप फील कर सकें, दैट्स नॉट ओनली एविडेंस। एविडेंस कुड बी किसी की जो है वो गवाही भी एविडेंस होती है। अच्छा जनाब, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, आपने ये आयतें रखते हैं और आप लोग ये पॉइंट्स डालते हैं, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। ज़ईम काहिर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, अब ये जो हमारी आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को होना चाहिए एविडेंस बेस्ड, लॉ बेस्ड, फैक्ट बेस्ड। इसको ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी बेस्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जब तक ये लॉ नहीं है, जब तक इसके पीछे एविडेंस नहीं है, जब तक इसके पीछे प्रूफ नहीं है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बुरहान नहीं है, हाउ डू यू नो दिस इज राइट? हमें नहीं पता ना सही है गलत है। और जब आइडियोलॉजी ही हमारी शक में है तो फिर क्या होगा? होगा ये कि हमारा अल्टीमेट पर्पस गलत निकल के आ सकता है, हमारे जो सक्सेस की डेफिनेशन गलत निकल के आ सकती है, हमारी जो है सोचें गलत हो सकती हैं, हम तो मुसीबत में फंस जाएंगे ना। अच्छा जनाब, इसका ख्याल रखें, एक आदमी कहता है मैं मुसलमान हूँ, कुरान अल्लाह की किताब है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। आप पूछते कैसे, हाउ डू यू बिलीव इन दिस? वो कहता है बस मेरे दिल की गवाही है, बस मैं समझता हूँ ऐसे ही है, मैंने वालिदैन से ये सुना है, वो गलत नहीं कह सकते, मेरे को ज़रूरत ही नहीं उनसे कोई प्रूफ पूछने की। तो उलमा किराम में फरमाते हैं कि ठीक है, उसका ईमान, उसका यकीन एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं, लेकिन उसको ये नॉलेज होनी ज़रूर चाहिए कि जिस चीज़ के ऊपर मैं दिल की गवाही से और अपने इंटुइशन से बिलीव कर रहा हूँ, इसके पीछे एविडेंस है ज़रूर, ये विदाउट एविडेंस नहीं है। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इतना बड़ा दीन, इतना बड़ा काम, आखिरत तक के जाने ज़िंदगी जानी है, उसको हम एविडेंस बेस्ड हटा कर उसको अपने तो वहमों के बेसिस पे, अपनी सोचों के बेसिस के ऊपर अगर हम अपने यकीन बनाएंगे तो हम तो गए, कहीं चोटें खाएंगे, कहीं गलत हो जाएंगे। वो लोग जो कि एकेडमिक्स भी थे, तारीख़ में इस्लाम में हम देखते हैं, वो गलती खा जाते थे। नॉलेजेबल लोग गलती खा जाते हैं भाई, हम किस खेत की मूली हैं। तो हमें तो भाई ये वो ज़माना नहीं रहा, पुराना ज़माना जहाँ कोई चैलेंज नहीं करता था। अब ज़माना बहुत ख़तरनाक हो चुका है, हमारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ चैलेंज हो रहा है, बार बार लोग आके उनसे सवालात कर रहे हैं, समझे ना, लोग परेशान हो रहे हैं, घरों में सवालात हो रहे हैं, एक अजीब खिचड़ी है। तो वी कैन नॉट लिव लाइक दिस। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मैंने और हमारे जो असातिज़ा कराम हैं उनसे मैंने डिस्कशन भी की, उनसे इसको अप्रूव भी करवाया, ताकि मुझे तसल्ली हो कि मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ।
सबसे पहली बात यह है, इसलिए मैंने आपको वीडियोस दिखाई, ठीक है ना, वो आपने वीडियोस भी देखी। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कायनात है अल्लाह ने जो बनाई है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर, यानी हमारे पर्सनल बॉडीज़ के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है। ये सारा का सारा खुद से पैदा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं हो गया हो गया हो गया हो गया, तो ये मुझसे मुलाकात करवा दें। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि ज़िद करने पे कोई आ जाए तो फिर तो बिल्ली को चूहा कहने में वो इसरार करेगा कि चूहा है चूहा है चूहा है चूहा है। तो अब क्या करेंगे, बहस का तो कोई वो नहीं है। देखिए जो आदमी सलीमुल फितरत है, समझदार है, तो उसको पता है कि यार ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से खुद नहीं हो सकती, कोई इसका बनाने वाला है, किसी ने इनको बनाया है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो मैंने मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, लेकिन जब मैं कर रहा था तो मटेरियल साइंस में मेरा था फोकस। आज जब हम बैचलर्स कर रहा था तो मेरा फोकस था डिजिटल सर्किट डिज़ाइन, या उसके अंदर मेरा बैचलर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिजिटल सर्किट डिज़ाइन। मुझे याद है जब हमारी पहली क्लास हुई तो हमारे प्रोफेसर साहब जो थे वो MIT के पढ़े हुए थे, काफ़ी बहुत अच्छे, ही वॉज वेरी गुड दिस प्रोफेसर। उन्होंने हमें बताया कि जी एक ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिस्टर जो होता है वो यानी ये इसका इस तरह का सिंबल होता है, और ट्रांजिस्टर बेसिकली, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, इट इज़ बेसिकली एन ऑफ एंड ऑन स्विच, ठीक है। तो हमारे पास मिसेस दानियाल भी हैं इस ग्रुप में, सुन रही हैं, अब वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या है, ऑन एंड ऑफ स्विच होता है। ये बेसिक यूनिट है ऑफ ए सर्किट, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जब आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो उनको हम ICs भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं छोटी छोटी, उसके अंदर ये सर्किट्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि प्रोफेसर ने हमें कहा कि यार ये तुम लोग 10 लो ट्रांजिस्टर्स, इनको सेट करो, और मैं चाहता हूँ कि ये इनपुट हो 1001 फॉर एग्जांपल, और ये आउटपुट हो 0001 फॉर एग्जांपल। अरे कोई बात नहीं, हम बैठ गए, हमने किया। फिर उसने नेक्स्ट में क्या किया, उसको वो 15 पे ले गया, फिर 20 पे ले गया, फिर शायद 30-40 ट्रांजिस्टर तक चला गया। अब वो जब 40 ट्रांजिस्टर्स हो गए तो ना मेरा दिमाग तो घूमना शुरू हो गया, इसलिए वो बड़ा डिफ़िकल्ट था उसका सोचना कि यार यूँ लगाओ, इसको यूँ लगाओ, इसको यूँ लगाओ, इसको यूँ लगाओ। वो इतना कॉम्प्लेक्स, यानी मुझे मुश्किल होना शुरू हो गई कि मैंने सोचा कि गलत फंस गया यार, ये तो डिजिटल सर्किट डिज़ाइन में आना ही नहीं चाहिए था। और मैं बाकी लड़कों को देखूं, क्लास के सारे गोरे थे, अब वो गोरे तो लगे रहते थे। मैं यार गोरे कर लेते होंगे यार, हमसे तो शायद नहीं हो रहा। अरे बाद में पता चला कि किस चीज़ से नहीं हो रहा, यानी सब परेशान हैं। उसने पहले हमें खूब परेशान किया, उसके बाद क्या किया, अनस शफीक साहब एंड मिसेस दानियाल साहिबा, उन्होंने क्या किया कि हमें एल्गोरिथम्स इंट्रोड्यूस किए। एल्गोरिथम्स का मतलब यूँ समझें कि लाइक फार्मूलास, कि यार अगर आपको ये चाहिए आउटपुट और इस तरह के इतने ट्रांजिस्टर्स हैं, ये इनपुट चाहिए, तो ये फार्मूला है, उसको यूँ यूँ करेंगे तो वो बताएगा कि ये करें, और इसको यूँ लगाएं, इसको यूँ लगाएं, इसको यूँ लगाएं। इट वॉज अमेजिंग। मतलब मैं तो, मेरी आंखें खुल गई, मैंने कहा वाह यार, ये किसने ये डेवलप किए हैं एल्गोरिथम्स। अच्छा, उसने बताया कि देखो ये एल्गोरिथम कितने पावरफुल हैं कि अभी तो तुम 50 के साथ काम कर सकते हो, यू कैन वर्क विद 100, 200, 400 ट्रांजिस्टर्स
वाह, खैर वो तो हमने पूरी ट्रेनिंग ले ली। अब जो है हमने सीख लिया, और उसने कहा जब तुम 500 ट्रांजिस्टर्स बना सकते हो तो हर ग्रुप जो है उसको ले लें और उसको आप रेप्लिकेट करना शुरू कर दें। तो 500 से फिर 1000 कर लें, तो 2000 कर लें, आप 10,000 ट्रांजिस्टर्स अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, चलें। अब एक और मसला था, ये बात बहुत गौर से सुने हजरत वाला। मसला क्या था कि ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, इतनी बड़ी जगह तो होती नहीं, वो तो बहुत छोटी सी जगह होती है। तो जब आप उसको प्लेस करते हैं तो अगर आपने जगह छोड़नी ज़्यादा शुरू कर दी तो क्या होगा कि स्पेस भी ज़ाया होगी और सर्किट्स बड़ा हो जाएगा और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो आपको एज़ क्लोज एज पॉसिबल लगाना है। चलो मान लिया। दूसरा मसला ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया दो सर्किट्स को, दो वायर्स को, तो होगा क्या कि दोनों में जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल करंट्स। और इतना तो आपको याद ही है यार फिजिक्स से कि जब बहुत ज़्यादा करीब से गुजरेंगे तो उनके इंटरेक्शन से, वो इलेक्ट्रिकल करंट गुजरेंगे तो उनसे जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और दो मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेंगे जो सबस्ट्रेट होता है ना, जिसके ऊपर ये ट्रांजिस्टर को रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, तो वो जो सबस्ट्रेट है उसमें करंट चलना शुरू हो जाएगा, वो पूरा सर्किट फेल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करें, ये कैसे करें? अब यू आर टॉकिंग अबाउट मिलीमीटर्स या माइक्रोमीटर्स जो है के डिस्टेंसेस की बात हो रही है। अब इतनी छोटी जगह पे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? तो अच्छा, उन्होंने क्या किया, अच्छा अब जब ये परेशानी शुरू हो गई तो अब आया एक प्रोग्राम था उस ज़माने में। अब सोचें उस ज़माने में कि मैं बात कर रहा हूँ जब आतिश जवान था, दिस इज़ 1992, यू नो, तो 28 साल पहले। सोचें भाई, आजकल कहाँ से कहाँ कंप्यूटर्स पहुँच गए हैं, उस ज़माने में तो मेन फ्रेम्स ही होते थे। वहाँ इनके पास एक प्रोग्राम था हमारी यूनिवर्सिटी वालों के पास, उसका नाम था मैजिक। क्या प्रोग्राम था जनाब, उस ज़माने के लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी। अब तो लैपटॉप्स पे आ जाएगा ऐसा प्रोग्राम। और मैजिक मेन फ्रेम पे चलता था, समझे ना। खास लैब्स थी जिसमें जाके मैजिक यूज़ करते थे हम। मैजिक में क्या होता था कि आपने ये सारा जो डिज़ाइन है 100 ट्रांजिस्टर्स का या 200 ट्रांजिस्टर्स का या 400 ट्रांजिस्टर्स का डिज़ाइन क्या करते थे, आप डालते थे और फिर उसको सिमुलेट करते थे, टिंग। अरे जब सिमुलेट करते थे तो वो प्रोग्राम बताता था, और रेड जो है ना वो पैचेज आते, टक 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 रेड पैचेज आना शुरू हो जाते थे कि यहाँ 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 वायलेशन हो गई, यानी यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस कम है। अच्छा, अब आप करें, जाएं और फिजिकली डिस्टेंसेस को करेक्ट करें। ये नहीं, वो खुद नहीं करता था, इसलिए जब आप डिस्टेंस को करेक्ट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना। तो अब स्ट्रक्चर तो आप बनाएंगे, और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, फिर आप वो करते थे। अब फिर आप जब चलाते थे, अब क्या होता था कि पता चला यहाँ आपने सेट किया, वहाँ कुछ और गलती हो गई, तो यहाँ आपने 20 वायलेशन सही की और पता चला कि 6 और नहीं निकल आई, वो 6 को सही किया, वहाँ 3 निकल आए। एक हेडेक यार, क्या मुश्किल है, उफ। वो तो अल्लाह ने बचा लिया, वो हम बॉसियाँ चले गए भाई, अल्लाह का शुक्र हो गया। ये बहुत हेडेक है इंजीनियरिंग, बच गए। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है आपसे तकरीरें करना और गपशप लगाना, ज़्यादा बेहतर है। एनीवे, this is how complex is designing an integrated circuit. हमने ये काम किया है, अच्छा अच्छा ये तो कर लें, फिर कौन मुसीबत होती है, उसकी असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, वो अलग एक और अजाब है।
मैंने तो इतनी प्रोग्रामिंग की है, इतनी प्रोग्रामिंग की है, मैं तो मतलब मेरी हो गई बस। फोर्ट्रैन और बेसिक और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग और विजुअल बेसिक, उस ज़माने में जो लैंग्वेजेस थी ना, और वो उसकी वो भी कम होती थी, यानी मेमोरी भी कम होती थी कंप्यूटर्स की। तो अब आप ये नहीं कि आप जो है वो कोड पे कोड लिख रहे हैं, आपको कम से कम कोड में लिखना है। तो देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ एलिगेंस इन राइटिंग कोड। अब सपोज करें, अब तो VLSI आ गया ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ चुका है। क्या मतलब ये है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब ये है कि एक चिप होगी छोटी सी, तो उसमें कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं पता है आपको? सोचें, बताएं। आज तो बड़े खामोश हैं आप लोग सारे यार, माशाल्लाह, आवाज़ ही निकल रही। अल्लाह अकबर, क्या हो गया? हैं? बोलें, कितने होते हैं? तकरीबन समवेयर बिटवीन 4 to 5 मिलियन ट्रांजिस्टर्स, 40 से 50 लाख ट्रांजिस्टर होते हैं इतनी सी चिप के अंदर। ख़वातीन और हज़रात, ये जो आपके वो हैं स्मार्टफोन्स हैं, दीज आर टेक्निकली कंप्यूटर्स। ये स्मार्टफोन्स तो हम कहते हैं प्यार से, टेक्निकली तो कंप्यूटर्स हैं। और एक तो होते नहीं चिप इनके अंदर, यू गॉट मल्टीपल चिप्स इन दीज स्मार्टफोन्स। इसमें तो लोगों से कहता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन आप इस्तेमाल करते हैं ना, ये तो हमारा तोहफा आपको है। हम ही तो हैं डिजिटल सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर्स, ये तो हम लोगों ने तो आपको दिया ये हदिया। तो आप सोचिए तो सही, 4 मिलियन ट्रांजिस्टर्स ऑन अ चिप। अब कोई शेर का बच्चा आए, डार्विन हो या कोई भी हो, वो मुझको बोले कि जी वो हुआ ये कि जनाब वो एकदम से बिग बैंग हुआ, एक बिजली कड़की, और वो कुछ मटेरियल्स पड़े हुए थे जिसमें जो सिलिकॉन भी था और आयरन था, कैडमियम था, निकल था, ये सारे होते हैं ना, इनके डोपिंग होती है इनकी, और ये सारे कुछ चंद मटेरियल्स पड़े हुए थे, एल्यूमिनियम था, समझे ना, कुछ और रेयर अर्थ मटेरियल्स थे। एकदम बिजली आई और जनाब वो चिप बन गई। तो डू यू रियली थिंक दैट आई विल बाय दैट? आपका क्या ख्याल है? हमसे 100 नहीं लग रही थी, हमसे 50 नहीं लग रही थी, हमसे 500 नहीं लग रही थी, और क्या हेडेक होता है उसको लगाना, कितनी इंटेलिजेंस, कितनी सोच, कितनी मुसीबत, मशक्क़त। 100 तो लग नहीं पा रही, 200 लग नहीं पा रही, उसके मैजिक का प्रोग्राम और सारा हंगामा हो रहा है। आप मुझको ये कह रहे हैं कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर, थ्रू एन एक्ट ऑफ, कहते हैं ना कि रैंडम इवेंट, 4 मिलियन ट्रांजिस्टर्स साथ जुड़कर एक इंटेलिजेंस दे देते हैं। हु आर यू फूलिंग यार, फॉर गॉड सेक। अगर बेवकूफ़ बनाना है या तो कुछ और कहीं और कर लेना ये काम। मतलब हम ही रह गए एक नंबर के जो है वो नादान के, इस तरह की बातों को हम सुने। एक साहब ने कहा जी वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मैंने उस शख्स से पूछा ये बताएं आपने प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी है?
खामोश। मैं कहा आपने तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी ही नहीं है, आपने उससे सुनकर इससे सुनकर थोड़ा सा, ये तो उनको मैंने नहीं कहा लेकिन मुझे पता है इम्प्रेस भी तो करना है ना दुनिया वालों को। ओ यू नो अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी थियरी यू नो देयर इज अ चांस। छोड़ दो यार, अल्लाह के लिए छोड़ दें बातें। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, अपने को बेवकूफ़ बनाना, ये तो जहालत है ना। एक साथ मुझे बहस कर रहे हैं डार्विन थ्योरी, मैं कहा देखें मुझसे बहस मत करें। आई विल ओनली डिस्कस matters with you when there are facts, when you will introduce facts into the discussion, then I will talk to you. मैं तो facts के बेस पे बात करना चाहता हूँ। डार्विन की तो थ्योरी है ना, मैं थ्योरी की बेस पे बात नहीं करना चाह रहा। आप facts लेके आए तो मैं बात कर लूँगा। हमारा दिमाग का, अच्छा हाँ अल्लाह का शुक्र है साइकोलॉजी पढ़नी पड़ गई। अब जब साइकोलॉजी पढ़ी तो फिर तो अब जाहिर बात है ब्रेन को तो पढ़ना पड़ेगा। अब ब्रेन को पढ़ना पड़ गया। ये बड़ा अल्लाह का फजल हो गया था मेरे पे। मैं तो अल्लाह का फजल, अल्लाह का इतना एहसान हो गया कि हमारी यूनिवर्सिटी का एक साइड पे जो है ना इंजीनियरिंग के थे डिपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, दूसरी साइड के ऊपर जो है वो सोशल साइंस वाले थे, समझे ना। अब सुबह हम जो है इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते थे तो शाम को जाकर साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती थी। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन था। तो इतना फ़र्क था कि इंजीनियरिंग में जो है लोग बहुत तैयार होकर मेकअप करके नहीं आते थे, शाम वाले जो सोशल साइंसेज में सबको तैयार होकर आते थे। यही फ़र्क था, बाकी तो अगर दिमाग को पढ़ना शुरू किया तो पता ये चला कि हमारे दिमाग का जो बेसिक यूनिट है वो है, आज हो सकता है कि मैं 5-7 मिनट ओवर टाइम चला जाऊँ ताकि एक बेसिक मॉड्यूल कंप्लीट कर लूँ, लेकिन हो सकता है कि आपकी कमिटमेंट्स हों, आप चले जाइएगा, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, बाद में आके रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि एक कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, इजाज़त है ना आतिफ अब्बासी साहब? अच्छा, तो जो बेसिक यूनिट है दिमाग का उसको कहते हैं न्यूरॉन। मैं उसकी तफसील नहीं बताऊंगा, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि आज तक सारे साइंटिस्ट न्यूरॉन को ही समझ नहीं सकें। इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स। उसमें एक्सॉन भी हैं, डेंड्राइट्स भी हैं, उसके अंदर जो है वेस्टिब्यूल्स भी हैं, उसके अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, उसके अंदर जो है वो रिसेप्टर साइट्स भी हैं। फिर जो है ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका फिज़िकल कनेक्शन नहीं होता, इनका केमिकल कनेक्शन होता है। जब जो इम्पल्स आता है मैसेज का, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, फिर वो कन्वर्ट होता है इनटू केमिकल इम्पल्स, फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर वो केमिकल इम्पल्स। यानी न्यूरॉन के छोटे छोटे एलिमेंट्स के ऊपर लोग PhDs करते हैं। पूरे न्यूरॉन पे नहीं PhD करते भाई, न्यूरॉन के इतना अल्लाह सुब्हान ताला ने इतना कॉम्प्लेक्स वो चीज़ बनाई है कि मैं सोचता हूँ ना, मेरा दिमाग घूमना शुरू हो जाता है कि माय गॉड लुक एट दिस कॉम्प्लेक्सिटी। भाई अल्लाह अकबर। जो अल्लाह फरमाए ना तुम अपने अंदर देखोगे तुम्हें मेरे साइंस मिलेंगे, इससे बड़ा क्या साइंस हो सकता है। ये एक न्यूरॉन है, वहाँ का बेसिक यूनिट ट्रांजिस्टर है, यहाँ का बेसिक यूनिट न्यूरॉन है। ट्रांजिस्टर की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, इट्स अ प्रिटी सिंपल यू नो यूनिट एज कंपेयर टू अ न्यूरॉन। अब आप मुझे बताइए ख्वातीन और हज़रात, कितने न्यूरॉन्स हैं आपके दिमाग में, बताएं ज़रा। हैं जी मिसेस आतिफ साहिबा, ज़रा बताएं कितने न्यूरॉन्स हैं आपके दिमाग में, गेस करें।
वेट कर रहा हूँ। वाइल आई एम वेटिंग, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी होगी। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि जी वो बेगम साहिबा कैसे ढूंढना है शादी के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार सबको एक एक करके जवाब दूँ क्या। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि बेगम कैसे ढूंढना है, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस मासूम सीरीज़, इसलिए कि ये तो हम नहीं इसको डिस्टर्ब कर सकते। मेरे पास टाइम नहीं है, हमें कंप्लीट करना है रमज़ान तक, और उसके बाद तो ये नहीं चलेगी शायद। तो इसलिए उसके लिए मैं अलग कोई टाइम पे रिकॉर्डिंग कर दूंगा, जो इंटरेस्टेड होंगे उसके अंदर आ जाएं। मैं जो ये जो ग्रुप है, इसमें बहुत से लोगों की शादी हो चुकी है, उनको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और ना उनके बच्चे इतने बड़े हैं कि उन्हें बहुएँ ढूंढनी है, तो उनके लिए नहीं होगा। मैं अलग से टाइम को सेट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल जैसा ये सेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कर लिया, उससे वही लोग आ जाएं जिनको इंटरेस्ट है। ठीक है, आई विल इंशाल्लाह डू इट। मैं काफ़ी सोच रहा था, मैं चलो ये भी कर देते हैं इंशाल्लाह, लॉकडाउन की बरकत से ये भी हो जाएगा। हमारा जो दिमाग है उसके अंदर होते हैं अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स। 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं तकरीबन। अब किसी ने मुझे बताया था कि नहीं जी 83 बिलियन होते हैं। चलें, कोई कह रहे हैं 100, कोई 83, चलें सेफ कर लें, सेफ कि कम से कम 80 बिलियन न्यूरॉन्स तो है ना। 80 अरब न्यूरॉन्स, 80 अरब न्यूरॉन्स। आप मुझसे कहते हैं कि 4 मिलियन ट्रांजिस्टर खुद से हो गए, मैं नहीं मान सकता। आप कह रहे हैं कि आप नहीं, कोई कहता है कि 4 मिलियन ट्रांजिस्टर खुद से बन गए, वो बात एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये एक्सेप्ट करूं कि 80 बिलियन न्यूरॉन्स पूरे स्ट्रक्चर के साथ आ गए। वाले सब वर्षों, वो भी काफ़ी साइकोलॉजी का इंटरेस्ट है उनका, और वो बहुत अरसे से बात करते थे कि यार बेटा देखो, चंद न्यूरॉन्स अगर आगे पीछे हो जाए ना इंसान के, चंद गया, द ब्रेन कैन मैल फंक्शन। तो भाई ये प्रूफ है, ये एविडेंस है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला है, कोई बनाने वाला है, कोई क्रिएटर है। और इसमें बात करने में बिल्कुल जो है ना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहते नहीं है, आप बोले है, आई हैव एविडेंस, इट इज़ देयर। नहीं भाई मेरे पास है। ये ना सोचें नहीं यार दिल आज़ारी होगी, दिल आज़ारी मत करें ना। आप कहें देखो भाई आप गलत हैं, मैं क्या तुम्हारे ख्याल में आप तो कह रहे हैं आप सही हैं, क्या हम सही नहीं हैं? बोले नहीं आप नहीं सही हैं। वी शुड हैव द करेज एंड कॉन्फिडेंस एंड पोलाइटनेस टू से नहीं आप गलत हैं। इसकी मिसाल ऐसी आदमी के ये चूहा है, ये चूहा, आप क्या बोलेंगे? हाँ चलें डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, चलें आप कहते हैं चूहा है तो इस बिल्ली को चूहा मान लेते हैं। बिल्ली की भी 2 आँखें होती हैं, चूहे की भी 2 आँखें होती हैं, बिल्ली की दुम है, चूहे की भी दुम। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार, कम ऑन। कुछ तो इंसान के अंदर एक कैरेक्टर होना चाहिए, कोई इंसान के अंदर कोई, मतलब कितना ज़्यादा हम झुकेंगे, कितना ज़्यादा हम लोगों के कदमों में आ जाएंगे। आप बोलें देखे भाई ये बिल्ली है, मेरे पास प्रूफ एंड एविडेंस है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ इसको बिल्ली मान लीजिएगा। नहीं ये चूहा है, ठीक है, ये आपकी राय है, सही है, वी कैन अग्रीएबली डिसएग्री। हम डिसएग्री करते हैं, हम डिसएग्री करते, हम नहीं मानते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये आपका दीन है, ये हमारा दीन, ठीक है।
ये मत बोलें हाँ आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ, शायद ऐसे ही होगा। ये गलती ना करें, इससे क्या होगा कि ऐसा ना हो कि हमारा ईमान ही खतरे में पड़ जाए। तो पहली बात तय हुई कि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास दलील है कि इस कायनात का कोई बनाने वाला है। ये हमारे पास दलील है। कोई शख्स ये कहता है कि मैं बिला दलील मानता हूँ अल्लाह को, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। मेरा दिल कहता है बहुत अच्छी बात है, दलील ज़रूर है। मैं सुलेमान साहब वेदनों को मानता हूँ कि है, आपने कहा ना मैं मान लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये दलील ज़रूर पीछे है। तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए कि कोई बनाने वाला है। अब ये बनाने वाला कौन है, कितने हैं, वो हमसे क्या चाहता है, उसकी क्या सिफात हैं, उसने क्यों पैदा किया हमको, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कल। लेकिन एक कहानी सुन लीजिएगा, फिर हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह, कल पे आ जाएंगे। हुआ ये, मैंने आपको बताया था ना कि हमारा काम क्या था, फ़ंड रेजिंग, कि हम जाते थे मुख्तलिफ़ जगहों पे फ़ंड रेजिंग करते थे। अच्छा, उसमें एक ये था कि जो मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशंस हैं यूएस के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुसलमान स्टूडेंट्स के एसोसिएशंस हैं, वो भी हमको इनवाइट करते थे अपनी यूनिवर्सिटी में हम बात करते थे, फ़ंड रेजिंग भी करते थे या उनको एजुकेट करते थे। तो एक दफ़ा मुझे इनविटेशन आया जॉर्जिया टेक, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एटलांटा जॉर्जिया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। पहुंच गए हम। अच्छा, अब होता क्या था कि एक तो हमारी ज़िद थी, कभी ज़िंदगी रही मौका रहा तो बता भी दूंगा क्यों थी, लेकिन थी ज़िद कि भाई मैं तो शलवार कमीज़ पहनना है। अब शलवार कमीज़ के अंदर टोपी में दाढ़ी माशाल्लाह। तो होता ये था कि वो ना कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ में वो बात चलना शुरू हो जाती थी, जबकि पता नहीं कैसे ये लोग अमेरिकन भी ना अलग, यानी सादे होते हैं बहुत दफ़ा ये अमेरिकन, यानी किसी की गाय होते हैं सपोज। वो पता नहीं कहाँ से बात चलना शुरू हो जाती थी कि तालिबान आ गए, तालिबान तकरीर करने आए। अच्छा, उस समय तालिबान का बड़ा वो एक हंगामा था और धाक थी। अच्छा, वो शायद टीवी में देखते होंगे तो तालिबान भी शलवार कमीज पहनते, दाढ़ी टोपी होती है, तो हमको भी देखते थे तो इस तरह सोचते थे, या कोई शरारत करता था। मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों होता था। अच्छा, जब ये होता था तालिबान आ, अच्छा तालिबान से तो हमारा ताल्लुक था ही नहीं, हम तालिबान तो है नहीं। तो जाहिर बात है ना हम उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, ना कोई उनके कोई ऑफिस बेरर हैं। तो अच्छा, उसकी वजह से होता ये था कि वो जो हमारी तकरीरों में ना स्टूडेंट बहुत आ जाते थे, यानी काफ़ी लोग आ जाते थे सुनने। खैर, अब क्या हुआ, हम जॉर्जिया टेक गए तो वहाँ भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, जब मुसलमान कम थे, ज़्यादा गोरे थे सारे। अच्छा, मेरा प्रेजेंटेशन था उस पर मेरे ख्याल से ताजिकिस्तान पे था शायद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। मैं करता ये था, ताजिकिस्तान की हिस्ट्री बताई, क्या हो रहा है बताया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए, वहाँ की तस्वीरें दिखाई, अपने प्रोजेक्ट बताए, हम क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। फिर उनसे कहा भी आप लोग फ़ंड दें, हमें सपोर्ट करें। इस तरह से होता था। अब वो चूँकि बहुत रिसर्च करता था मैं, तारीख़ के ऊपर, हालात के ऊपर, तस्वीरें होती थी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते थे, तो लोग बहुत पसंद करते थे कि यार ये तो बड़ा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता था कि यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट भी मुझे इनवाइट करते थे। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हो गया, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो गया, तो इनवाइट करते थे। कोई प्रोफेसर का कॉल आती थी कि जी आप आएँ, मेरी क्लास से बात करें, बिकॉज वी लाइक टू हेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस अबाउट सेंट्रल एशिया और से बॉस्निया व्हाटएवर। और टिकट भी देते थे बेचारे, और सब हम चले जाते थे।
इस तरह से होता था। इसीलिए मैंने ना सही तरह से काउंट नहीं किया, लेकिन तकरीबन कोई 40 से 50 यूएस यूनिवर्सिटीज़ की हमने खाक छानी है, हमने तकरीरें की हुई हैं। MIT, हार्वर्ड, एमरी, जॉर्जिया टेक, रटगर्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लंबी लिस्ट है। अब सोचे ना 40 से 50 कितनी यूनिवर्सिटीज होंगी। खैर, अब हम पहुँचे, हमने तकरीर की। जब तकरीर अल्लाह के फजल से अच्छी हो गई तो गौर से सुना सब ने, सब कुछ हुआ, ये हुआ। अब तकरीर ख़त्म हुई, शाम का टाइम था। अब मैं पोडियम से उतर रहा हूँ तो एक गोरा यानी अमेरिकन लड़का आया और उसने आके इस तरह से खड़ा हो गया मेरे सामने कि मैं ना उतर ही ना सकूं, उसने ब्लॉक कर दिया। और पता क्या कहता है कि मिस्टर सुलेमान, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट विद यू, बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात हुई, और आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो बहुत नेक आदमी हैं, और आप तो बहुत बहादुर आदमी हैं। कर रहा था वो, हमने अपने असादा काम से सीखा कि भाई अगर कोई तारीफ़ करे तो ग्रेसफुली ले लो, अब क्या मैं उसे बहस करूं। तो मैं कहा थैंक यू कर रहा था, और मैं सोच रहा पता नहीं जाने नहीं दे रहा। उसने कहा कि चूंकि तुम इतने अच्छे आदमी हो तो मैं ये चाहता हूँ, उसके इंग्लिश बताता हूँ, तर्जुमा फिर करता हूँ। उसने कहता है बिकॉज यू आर सच अ गुड पर्सन आई वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट जीसस एज योर सेवियर। यकीन करें शेख मुरसलीन साहब, मैं तो सदमे में आ गया ना। आप सोचें, आप जुम्मे का खुतबा दे के उतर रहे हो, कोई बंदा कह दे कि यार तुम क्रिश्चियन हो जाओ, यानी अब आप मेंबर से भी ना उतरे हो, और पूरे लोग हैं मौजूद। ख़त्म हो गई थी तकरीर तो लोग जा रहे थे, कुछ खड़े थे। मैंने कहा कि मेरा तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। उसने कहा तो आप नहीं करना चाहता। अच्छा, अब मसला ये है कि ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। कहीं कोई मसला होगा ना, ये सब बहस होगी, हर किसी को सुनना भी ज़रूरी होता है कि क्या हो रहा है। और वो मजमा भी लग गया मुसलमानों का, गोरों का। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं करना। तो उसने कहा नहीं तुम्हें करना चाहिए, इसलिए कि देखो, उसने कहा देखो मैं जो हूँ ना, मैं पहले जू था, फिर मैं क्रिश्चियन हुआ, और मैंने क्रिश्चियनिटी के लिए सेक्रीफाइस की। मैं अभी भी करता हूँ काम, और मैंने इलीगल फ्लाइट्स फ्लाई किए इनटू अफ्रीका एंड रशिया, और मैंने स्मगल प्लेसेस, ये तो बहुत ही इलीगल फ्लाइट्स इनटू अफ्रीका, इलीगल फ्लाइट्स इनटू रशिया, ये तो हर आदमी तो कर नहीं सकता। मैं भी सोच रहा था कि वाह माशाल्लाह। तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नुम में जलो। I don't want you to burn in hell because you will burn in hell if you don't accept Jesus as your savior. मैंने कहा नहीं देखो भाई, मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह से कि मैं नहीं जलूंगा। कहते तुम जलोगे? मैंने कहा नहीं जलूंगा भाई। नहीं तुम जलोगे, तुम अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे क्रिश्चियनिटी तुम जलोगे। मैंने जान छुड़ाने उसको मैंने कहा देखो बात सुनो, दैट इज़ योर वे एंड दिस इज़ माई वे। कहता है व्हाट डू यू मीन योर वे एंड माई वे। उसने कहा कि मिस्टर सुलेमान, both of us cannot be right. Either you will burn in hell or I will burn in hell. Both of us cannot be in heaven together. ओए होए होए, मेरे दुम में आग लग गई भाई। खाला राम, मैंने कहा वाओ, यानी सुभान अल्लाह, इसकी क्लैरिटी देखें इस आदमी की। तो मैंने कहा कि देखो, then you will burn in hell. कहते सुनो,
कि चलो चलते हैं, बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक रात है, सुबह तक या तुम एक्सेप्ट करोगे क्रिश्चियनिटी या मैं एक्सेप्ट करूँगा इस्लाम। वी विल हैव टू सेटल इट टुनाइट। अच्छा, मैंने सोचना शुरू किया कि यार ये तो नहीं हो सकता, इसलिए कि मुझे रात को तो नींद आती है, और खुदा ना खासा नींद आई आई उसकी गोद में सो गया। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, उस वक्त तक क्या हुआ, जो हमारे एमएसए के लड़के थे उसने जो है उन्होंने मुझे खींच कर निकाल दिया उस मुसीबत से, और मुझे कहने लगे कि इसको छोड़ दें, ये तो हर किसी से बहस करता है। तो फिर मेरी जान तो छूट गई। लेकिन एक बात थी जो मुझे पसंद आई उस आदमी में, कि जो वो बिलीव करता था उसके बारे में वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। उसके अंदर दो टोक बातें, घुमा फिरा के बातें कुछ नहीं थी। वो समझता था ये सही है, तो उसके लिए वो तैयार था, और उसके लिए उसने जान की बाजी लगाई, उसके लिए उसने कुर्बानियाँ दी, रिस्क उठाए। यानी मैं तो समझता हूँ कि वो गलत था, लेकिन उसकी उस करेज, उसकी उस इंटेग्रिटी के ऊपर जो है ना, मतलब सलूट मैं करता हूँ कि वाह। और कितनी उसमें हिम्मत थी कि यार मुसलमानों का इवेंट हो रहा है, एमएसए का इवेंट हो रहा है, पता नहीं 100-150 लोग हैं उसके, और मैं स्पीकर आया हूँ, मेरे कपड़े देखो, शलवार कमीज, दाढ़ी टोपी देखो। यार वो लोग कहते थे कि तालिबान अगर होता तो हो भी सकता था ना। उसके अंदर इतनी करेज है कि वो उस बंदे के सामने आके खड़ा होके उसको कहे तो तुम क्रिश्चियन हो जाओ भाई, क्योंकि मैं समझता हूँ। और वो कह रहा था कि मुझे तकलीफ़ हो रही है ये सोच सोच कर, यानी उसको गम देखे कह रहा था मुझे तकलीफ़ हो रही है सोच कर कि तुम जैसा अच्छा शख्स जहन्नुम में जले। इट इज़ गिविंग मी पेन, आई कैन नॉट। यानी उसको गम था मेरा। वाह। फिर क्या हुआ कि जनाब वो मैं शिकागो चला गया वापस, वो ईमेल आ गई उसकी लंबी चौड़ी। अब हम तो इतने इंटेलेक्चुअल हैं नहीं। अब हमने फिर कोई जवाब लिख के वापस किया, फिर ठक करके ईमेल आ गई। वो चंद दिन चलती रही ईमेल। फिर मैंने कहा, फिर मैं ऑनेस्टली सोचा कि मेरे बस का नहीं है भाई मुझे। अच्छा दूसरे हमारे पास तो वॉर्स में जाना था, ट्रैवल था, ये इतनी जंगें मसले थे, मेरे पास टाइम ही था उससे कम्युनिकेट करने का मज़ीद। तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन उस कम्युनिकेशन में उसने एक बहुत अहम उसूल मुझे सिखाया, अल्लाह उसको ईमान दे, ज़िंदा तो होगा, अभी हमारी एज का ही था। उसने उसूल सिखाया। उसने कहा, अ फेथ नॉट वर्थ डाइंग फॉर इज़ नॉट वर्थ लिविंग फॉर। आतिफ अब्बासी साहब, आलमजेब साहब, मिसेस जुल्फ़िकार साहिबा, इसको ज़रा लिख देना ज़रा। अ फेथ नॉट वर्थ डाइंग फॉर इज़ नॉट वर्थ लिविंग फॉर। यानी जिस फेथ के लिए, जिस अक़ीदे के लिए, जिस बिलीफ के लिए, बिलीफ की बात हो रही है ना, जिस बिलीफ के लिए आप जान देने के लिए तैयार नहीं हैं, उसके लिए ज़िंदा रहना भी फजूल है। तो जब जान देना है किसी अक़ीदे के लिए, किसी बिलीफ के लिए, तो ख़वातीन हज़रात उसके पीछे एविडेंस होना चाहिए। हमारे पास पूरी स्ट्रॉन्ग बुनियाद होनी चाहिए कि हाँ यार ये बिल्कुल हक है, इसके पीछे एविडेंस है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मौजूद हैं। तो जान देना आसान होगा ना। ऐसी चीज़ को कैसे जान देंगे जिसके बारे में वो पता नहीं ऑब्जर्वेशन है, ये हाइपोथेसिस है, थ्योरी है, सही है नहीं है, पता नहीं क्या। कंफ्यूजन्स के लिए जान नहीं दे सकते लोग। जान कंफ्यूजन्स के लिए नहीं दी जाती। मैं उसकी ज़ात पर ऐसा यकीन रखता हूँ कि जैसे पाँव के नीचे ज़मीन रखता हूँ। हकीकतों की तो बसूरत ही है अपनी जगह, मगर मैं ख्वाब बहुत दिलनशी रखता हूँ। ऐसा अल्लाह ताला मुझे भी ईमान अता फरमाए और आपको भी ईमान अता फरमाए।
मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन मैं जब देखता हूँ इन तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर, ये इतनी बड़ी बड़ी कौमों के साथ, इतने बड़े बड़े सुपर पावर के साथ उलझ गए हैं, तो इसका इसका राज क्या है? इसका राज उनका अकीदा और ईमान है, बिल्कुल क्लियर। दे बिलीव इन व्हाट दे वांट, और खड़े हो गए। वो एक शेर आ रहा है याद, अगर आप इजाज़त दें। वो शेर ये है कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना। यानी अगर तालिबान के अंदर उर्दू शायरी का ज़ौक़ हो तो ये शेर ज़रूर पढ़ें। अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। तो क्यों उलझ बैठा हूँ भाई? उलझ बैठा हूँ तो इसका मतलब ये कोई ईमान होगा ना, ऐसे उलझ बैठा हूँ। सिंगल पॉइंट एजेंडा, हमें अमेरिका नहीं चाहिए। वो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। खैर, बात थोड़ी लंबी होगी, माजरत। अब हम करेंगे ये इंशाल्लाह। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये तय किया बनाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये हमें इल्म अता फरमाया, हमें ये एंगल अता फरमाया कि ये सारी कायनात दलील है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। अब हम देखेंगे कि अल्लाह एक हैं, दो हैं, क्या सिफ़ात हैं, ये कैसे पता चलेगा, इसकी दलील क्या होगी, ये इंशाल्लाह कल हम करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। माज़रत, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, असल में बहुत टेक्निकल डिस्कशन थी, ये रुकना मुनासिब नहीं थी। कल मैं कोशिश करूँगा कि घंटे में पूरा हो जाए, ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।